जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग अटेंड क्या करेंगे, थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर का होम साइंस को कवर करेंगे, पेपर 1 को। ठीक है, पेपर 1 में ये क्लास 4 है। ऑलरेडी 3 क्लास आपके हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर का प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आराम से उसे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 6 सेमेस्टर का गृह विज्ञान है, पेपर 1। पेपर का नाम क्या है, डायटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन, आहार शास्त्र और चिकित्सीय पोषण। ठीक है, अच्छा ये मॉडल पेपर है, ध्यान रखेंगे, चौथा मॉडल पेपर है आपका। ठीक है, अच्छा इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। देखें, ये आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, ये क्लास 4 का मॉडल पेपर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें यदि आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यदि सब्जेक्टिव टाइप आपके कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स के साथ आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और जो अपना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसका पेपर कोड है HSC 304। ठीक है, बाकी आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अपना जो पेपर कोड है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल DDU वाले के लिए है, भारत के सभी यूनिवर्सिटी में है और सभी के लिए है। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है साथियों, टाइफाइड की मृत्यु दर क्या है, यानी टाइफाइड से कितने लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं भारत में, तो 0.2% लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वो प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, पहला वाला। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या टाइफाइड बुखार में शारीरिक गतिविधि प्रतिबंधित है, तो मरीजों को घर पर रहना चाहिए और ठीक होने पर उचित आराम करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों। तीसरा प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा है, थायराइड ऊतक के एक ऑटो इम्यून रोग को कहा जाता है, तो ग्रंथ रोग कहा जाता है और हाशिमोटो रोग कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों। देखिए क्या होता है ऐसे प्रश्न में, कभी कभी आपके एग्जाम में केवल हाशिमोटो रोग करके देगा या तो फिर कभी ग्रंथ रोग करके देगा। ठीक है, मतलब आपके 4 ऑप्शन में से इन दोनों में से कोई एक लिख करके देता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया। ठीक है, थायराइड ऊतक के एक ऑटो इम्यून रोग को ग्रंथ रोग या फिर और हाशिमोटो, ठीक है, दोनों कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थायराइड ऊतक के एक ऑटो इम्यून रोग को हाशिमोटो रोग कहा जाता है, मैंने दोनों आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आपका देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा थायराइड की पुरानी सूजन है जिसके कारण गतिविधियां कम हो गई हैं, तो थायराइड ईटीस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 5 क्या है, शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, तो आंतरिक होमियो स्टैमिना बनाए रखता है। ठीक है, चयापचय को नियंत्रित करता है, बिल्कुल, और हृदय गति को भी सही रखता है। ठीक है, शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि के निम्नलिखित ये सभी कार्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 क्या है, कौन सी ग्रंथि मूल रूप से थायराइड की वास्तविक गतिविधि को नियंत्रित करती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों मूल रूप से थायराइड की वास्तविक गतिविधि को नियंत्रित करती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है आपका, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है यकृत, छोटी आंत या फिर दोनों, तो जब आपको पीलिया होता है साथियों, तो जो आपका लीवर होता है वो डैमेज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, 7वें का। चलिए 8वां प्रश्न क्या है आपका, किसी तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, बताइए किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ये प्रश्न तो 100% आपका पेपर में आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 9वां प्रश्न क्या है, हैजा का कारण है, हैजा किसके कारण होता है, तो जो हैजा होता है जीवाणुओं के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यह भी 100% आएगा आपके एग्जाम में। देखिए जो मैं 100% बोलता हूँ वो आपके पेपर में आ जाता है, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें से भी आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 5th सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़े थे मेरे साथ, ठीक है, उनको पता होगा। चले 10वां प्रश्न है आपका, खसरा रोग का कारक क्या है, खसरा रोग किसके कारण होता है, विषाणु के या फिर जीवाणु के,
बताइए। तो जो खसरा रोग होता है विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, देखिए खसरा रूबियोला वायरस के कारण होता है। ये भी पूछता है खसरा का जो वायरस का नाम क्या है, खसरा के वायरस के नाम क्या है। तो खसरा जो होता है रूबियोला वायरस के कारण होता है। 11वां प्रश्न आपका पूछा है सबस्ट्रेट स्तर फास्फेरिलीकरण के माध्यम से सामूहिक एसिड चक्र में कौन सा उच्च फास्फेट यौगिक बनाता है। तो जीटीपी बनाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को कम करता है और कंकाल की मांसपेशी वसा ऊतकों जैसे विभिन्न ऊतकों में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये इंसुलिन बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा साथियों क्या है ग्लाइकोजेनोलिसिस का प्रथम उत्पाद है। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट और फ्रक्टोज 1 फास्फेट ये दोनों ग्लाइकोजेनोलिसिस के प्रथम उत्पाद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका दोनों। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 14 प्रश्न क्या है 14 नंबर ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में होता है और कौन से अंग में होता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में होता है और हृदय में भी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है किस रोग से ग्रसित रोगी का आहार रोग की तीव्रता से निर्भर करता है। तो चेचक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा साथियों किस रोग की तीव्र दशा में न्यूमोनिया के रोगी को आहार ही उपयुक्त होता है। तो इन्फ्लुएंजा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इन्फ्लुएंजा की तीव्र दशा में न्यूमोनिया के रोगी को आहार ही उपयुक्त होता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है किस रोग में रोगी को 1 लीटर दूध तक दिया जा सकता है। यानी कोई रोगी है उस रोगी को 1 लीटर दूध कब दिया जाता है, किस रोग में दिया जाता है। तो खसरा और निमोनिया दोनों में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो केवल खसरा भी पूछ सकता है, केवल निमोनिया भी दे सकता है। ठीक है, तो दोनों अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 क्या है किस पौष्टिक तत्व की आवश्यकता रोगी के न्यूनतम उपानयन की दर के कारण महत्वपूर्ण है। तो विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, किस पौष्टिक तत्व की। तो विटामिन जो होता है साथियों रोगी के न्यूनतम उपानयन की दर के कारण महत्वपूर्ण होता है। 19 नंबर प्रश्न है तीव्र ज्वर की स्थिति में निम्न में से क्या आवश्यक है। तो पौष्टिक तत्व की उचित भाग, कोमल आहार, तरल एवं अर्ध तरल आहार, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा है तीव्र ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित पदार्थ है। तो मिर्च मसाला, तना भुना और रेशेयुक्त भोजन ये क्या है तीव्र जब आपको तेज बुखार रहेगा तब ये सभी जो भोजन है ये वर्जित हैं, इसे नहीं खाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा है ज्वर रोगी को आहार में निम्न में से क्या देना चाहिए। यानी किसी को बुखार है तो उसके खाने में क्या देना चाहिए। तो मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया, सूप ये तीनों देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है छोटी आंत द्वारा शर्करा के अवशोषण की दर सर्वाधिक होती है। तो हेक्टोज की होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा है लीवर में निम्नलिखित में से किस मेटाबोलाइट्स का फास्फोफ्रक्टोकिनेज पर एटीपी के निरोधात्मक को कम करता है। तो जो फ्रक्टोज 2 और 6 बिसफास्फेट है साथियों यह आपका फास्फोफ्रक्टोकिनेज पर एटीपी के निरोधात्मक को कम करता है। ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है प्रोटीन संश्लेषण का सबसे सक्रिय स्थल है, नाभिक है, राइबोसोम है, लीवर है या फिर ये सभी। तो जो राइबोसोम होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का सबसे सक्रिय स्थल होता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए प्रोटीन संश्लेषण का सबसे सक्रिय स्थल कौन है भैया, राइबोसोम। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं।
या साइटोप्लाज्मा में तैरते रहते हैं। राइबोसोम गैर झिल्ली बाध्य कोशिका संरचनाएं हैं जो प्रोटीन संश्लेषण स्थलों के रूप में काम करती हैं। चले 25 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, ग्लूकोज के एकल अणु के ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से एडीपी से एटीपी के कुल कितने अणु संश्लेषित होते हैं? तो कुल 36 अणु संश्लेषित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36। अच्छा, ध्यान रखेंगे ये जो प्रश्न है ये भी 100% आपके एग्जाम में आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या है आपका, देखिए 26 नंबर प्रश्न है, भोजन खाना क्यों जरूरी होता है? यानी खाना हमें क्यों खाना जरूरी होता है भैया? ऊर्जा देता है भोजन, हमें काम करने की शक्ति देता है और जीवित रहने के लिए भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 27 क्या है, चावल सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं? तो पेड़ पौधों से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, जंतुओं से तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? भोजन के आवश्यक घटकों को पोषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या है, सबसे अधिक रोगी के क्षय रोग से पीड़ित होती है? तो फेफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है, जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या है, इंसेफ्लाइटिस क्या है? इंसेफ्लाइटिस जानना जरूरी है, यह भी आपके एग्जाम में आएगा। तो मस्तिष्क में सूजन हो जाता है इंसेफ्लाइटिस में, मस्तिष्क में जलन सी होती है और चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है इंसेफ्लाइटिस को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ये जो प्रश्न आएंगे 100% ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। प्रश्न नंबर 32 क्या है, इंसेफ्लाइटिस या एक्टर इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES होने का कारण है? इंसेफ्लाइटिस होने का कारण क्या है भैया? तो मस्तिष्क में संक्रमण के कारण सूजन हो जाता है। इस रोग में मुख्य प्रेरक कारक विषाणु है। ठीक है, विषाणु ध्यान रखेंगे, इंसेफ्लाइटिस विषाणु के कारण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो इंसेफ्लाइटिस वाला मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा इसे। देखिए, इंसेफ्लाइटिस या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार, उल्टी होता है और श्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। श्रम मतलब आराम करने की। ठीक है, जब आप आराम करते हैं शरीर सुस्त हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, इंसेफ्लाइटिस या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से ज़्यादा तक कौन प्रभावित होता है? तो 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी होते हैं और भारत में जो गंगा मैदानी क्षेत्र के इलाके हैं उसमें भी इंसेफ्लाइटिस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुखार सामान्य लक्षण नहीं है? तो पसीना और सिर दर्द ये तो होता है। चालीसा क्या है, हनुमान चालीसा तो नहीं है ना? नहीं, ये चालीसा आपका बुखार का सामान्य लक्षण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, बुखार के लिए स्वयं उपचार के जोखिम क्या है? विशेषज्ञता की कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, बुखार के दौरान क्या खाएं? यानी आपको यदि आपको बुखार है तो आपको क्या खाना चाहिए? तो हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन खाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या है, बुखार रोगियों के लिए कुछ आत्म देखभाल उपाय क्या हैं? यानी आपको बुखार है तो आप स्वयं की देखभाल कैसे करेंगे भैया? तो गर्म पानी के साथ स्नान करना और हाइड्रेट रहना। ठीक है, सूखा रहना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, हाइड्रेट मतलब सूखा रहना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गीले गीले रहेंगे तो और ज़्यादा बुखार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 क्या है, बुखार क्या है? बुखार क्या है भैया? तो सामान्य से ऊपर शरीर का जब तापमान हो जाता है तो बुखार हो जाता है। 98 दशमलव कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 9। ठीक है, 9-10 ऐसे ही होता है, 98 दशमलव। अच्छा, इससे ज़्यादा अगर आपको हो गया, आपका शरीर
100 डिग्री हो गया आपका तापमान तो आपको क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। 99 डिग्री हो जाता है तो भी बुखार हो जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही शानदार है, ये प्रश्न आएगा बुखार वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, टाइफाइड को इस रूप में भी जाना जाता है, न्यूमोनिक बुखार के रूप में जाना जाता है, मूत्राशय ज्वर के रूप में, या फिर यकृत ज्वर के रूप में, या फिर आंत के बुखार के रूप में। तो जो टाइफाइड होता है तो टाइफाइड को आंत के बुखार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 41 क्या है आपका, टाइफाइड के कारण होता है, टाइफाइड किसके कारण होता है, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फिर प्रोटीन के कारण। तो जो टाइफाइड होता है यह जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 100% ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 42 पूछा है, आंत ज्वर किस आयु वर्ग में अधिक आम बात है, यानी आंत ज्वर, आंत वाला जो बुखार है यह किस वर्ग में सबसे अधिक होता है, तो बच्चों, शिशु और युवा वयस्कों में भी होता है, ठीक है। चलें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे कौन है, जो चल फिर रहे हैं, 4-5 साल के शिशु यानी जो चल फिर नहीं पाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं। वो युवा वयस्कों यानी आपके हो गए हैं 15 से 18 साल के, ठीक है, 25 साल 30 साल के, ये भी आंत ज्वर से संबंधित वर्ग में आते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, पैराटाइफाइड और टाइफाइड बुखार में क्या अंतर है, ये तो 100% आएगा। तो आंत ज्वर या टाइफाइड बैक्टीरिया होते हैं और पैराटाइफाइड साल्मोनेला होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों समान। प्रश्न नंबर 44 है, रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है, रुक्षांश हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालता है, जो भोजन पचता नहीं है उसको बाहर निकालता है रुक्षांश, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 45 है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, अभावजन्य रोग भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना, यानी आप लंबे समय तक खाना खा रहे हैं, विटामिन सी आप नहीं लिए हैं, यानी खट्टा आप नहीं खाएं तो आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा, ठीक है, आपके जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, उसमें से ब्लड आने लगता है, तो वही है, यदि आप लंबे समय तक किसी विटामिन का सेवन नहीं करेंगे तो आपको कोई ना कोई रोग हो जाता है, उस रोग को अभावजन्य रोग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 क्या है, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा है, यानी प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है, शरीर वर्धक होता है, ठीक है, प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार उचित मात्रा में पोषक तत्वों को संतुलित आहार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48 क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं घेगा, ठीक है, गाइटर जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 है, 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है, तो हीमोफीलिया आपका यौन संबंधित रोग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, 80% बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। इस क्लास को भी शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।